बीपीएस हिडन फैक्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं 21 मई का करंट अफेयर्स। देखिए, आज का जो हमारा ये सेशन है ना, ये एक प्रॉपर मास्टर क्लास होने वाली है। हम स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा क्रूशल हैं। तो अपना पेपर और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारा डिटेल ओरिएंटेड और ऑथेंटिक डेटा डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। फटाफट से आज का एजेंडा देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे अनायमंगलम कॉपर प्लेट्स की, जो काफी चर्चा में है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक कॉन्सेप्ट एआई मॉडल कोलैप्स को समझेंगे। उसके बाद ग्लोबल और इंडियन ज्योग्राफी में हम डीआर कॉन्गो और अपनी दामोदर नदी को कवर करेंगे। फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी के बारे में जानेंगे और आखिर में तुंगभद्रा डैम। लास्ट में आपकी नॉलेज चेक करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू तो है ही। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अनायमंगलम कॉपर प्लेट्स और चोला साम्राज्य की विरासत। ये हिस्ट्री और कल्चर का काफी तगड़ा और ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल। अब आप ये जो इमेज देख रहे हैं ना, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। इन्हें अनायमंगलम कॉपर प्लेट्स या लाइडन प्लेट्स भी कहा जाता है। हुआ क्या है कि नेदरलैंड्स ने हाल ही में इन्हें भारत को वापस लौटाया है। ये आर्टिफैक्ट्स 11वीं शताब्दी यानी 11th सेंचुरी के चोला साम्राज्य के टाइम की है। अगर मैं और स्पेसिफिकली बताऊं तो ये राजा चोला प्रथम और राजेंद्र चोला प्रथम के शासनकाल से जुड़ी हैं। इन पर बनी जो शाही मोहर है वो क्लियरली उस वक्त के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को दर्शाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेटा बिल्कुल मिस नहीं करना है। सोचिए जरा, इस मैसिव कलेक्शन में ऐसी 21 प्लेट्स हैं और इनका टोटल वजन लगभग 30 किलो है। इनको एक कांस्य यानी ब्रॉन्ज के छल्ले से बांधा गया था, जिस पर एक बड़ी सी शाही मुहर लगी हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ये चीजें देश के बाहर चली गई थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर जो लिखावट है वो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में है। संस्कृत वाले हिस्से में हमें चोला शासकों की पूरी वंशावली मिलती है, और जो तमिल वाला हिस्सा है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है नागापट्टिनम के एक बौद्ध मठ जिसका नाम था चूड़ामणि विहारा। उसको दिए गए दान का जिक्र। ये उस जमाने के धार्मिक बहुलवाद यानी रिलीजियस प्लूरलिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां एक हिंदू राजा बौद्ध मठों को पैट्रोनाइज कर रहा था। ये डिटेल जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हिस्ट्री से निकलकर आते हैं सीधा आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर। हमारा दूसरा टॉपिक है एआई मॉडल कोलैप्स। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक नया और काफी सीरियस खतरा बनकर सामने आया है। अब ये एआई मॉडल कोलैप्स आखिर भला क्या है? इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर आप किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी निकालें और फिर उस फोटोकॉपी की एक और फोटोकॉपी निकालें, ऐसे करते जाएंगे तो आखिरी कॉपी बिल्कुल ब्लर हो जाएगी, है ना? एआई मॉडल कोलैप्स बिल्कुल वैसा ही है। जब किसी एआई सिस्टम को बार बार ऐसे डेटा पर ट्रेन किया जाता है जो उसने या किसी और एआई ने खुद जनरेट किया हो, जिसे हम सिंथेटिक डेटा कहते हैं, तो धीरे धीरे एआई के आउटपुट्स में एक्यूरेसी, नयापन और रिलायबिलिटी खत्म होने लगती है। वो असली रियल वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन से भटक जाता है। इस टेबल पर ध्यान दीजिए। इसके नुकसान और इसके समाधान दोनों हमारे लिए जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि इस कोलैप्स के चलते सोशल बायसेस या सामाजिक पूर्वाग्रह और ज्यादा बढ़ जाते हैं। एआई की क्रिएटिविटी लगभग 0 हो जाती है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत वीक पड़ जाती है। अब इस बीमारी का इलाज क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इस डिग्रेडेशन को रोकना है तो हमें हर हाल में ह्यूमन जनरेटेड डेटा यानी जो डेटा इंसानों ने लिखा या बनाया है उसको प्रिजर्व करके रखना होगा। डेटा कहाँ से आ रहा है उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए, और हमेशा रियल डेटा को सिंथेटिक डेटा के साथ मिक्स करके ही मॉडल को ट्रेन करना चाहिए। ओके, अब शिफ्ट करते हैं अपनी ग्लोबल ज्योग्राफी की तरफ। हमारा तीसरा टॉपिक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी डीआरसी। ये देश अभी न्यूज में है क्योंकि ये सेंट्रल अफ्रीका का देश अपने माइनिंग एरियाज को बचाने के लिए एक नई पैरामिलिट्री फोर्स तैयार कर रहा है। इस मैप को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। डीआरसी सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फैक्ट जो आपको मैप में क्लियरली दिख रहा होगा, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर बिल्कुल इस देश के बीच से होकर गुजरती है। दूसरी बात, ये एंगोला, युगांडा, रवांडा, जाम्बिया सहित टोटल 9 देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ वेस्ट में देखिए, अटलांटिक ओशन के साथ इसकी एक बहुत ही छोटी सी कोस्ट लाइन यानी तटरेखा भी लगती है। इसकी जो कैपिटल है किंशासा, वो जियोग्राफिकली काफी स्ट्रेटेजिक जगह पर है।
अब आते हैं इस डेटा पर कि आखिर वहां पैरामिलिट्री फोर्स क्यों बनानी पड़ रही है। देखिए, डीआरसी, कोबाल्ट, कॉपर और इंडस्ट्रियल डायमंड्स के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। यहाँ का कटांगा पत्थर उनका सबसे मेजर माइनिंग जोन है। आजकल ग्लोबल लेवल पर जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं ना, उनकी बैटरी के लिए यही कोबाल्ट यूज होता है। तो इकोनॉमिकली ये जगह काफ़ी सेंसिटिव है। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो कॉन्गो रिवर सिस्टम यहाँ की लाइफ ब्लड है और यहाँ की विरुंगा माउंटेन्स में एक काफ़ी एक्टिव वोल्केनो स्थित है, माउंट न्यारागोंगो। ये सारा प्रिसाइज डेटा एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। खैर, इंटरनेशनल ज्योग्राफी से अब वापस लौटते हैं इंडिया की तरफ। हमारा चौथा टॉपिक है दामोदर नदी। ये हाल ही में झारखंड के रामगढ़ में एक अनफॉर्चुनेट ड्राउनिंग इंसिडेंट की वजह से चर्चा में आई। दामोदर नदी के बेसन का ये मैप देखिए। इसका ओरिजिन यानी उद्गम कहाँ से होता है? ये निकलती है झारखंड में छोटा नागपुर पठार की पलामू पहाड़ियों से। वहां से फ्लो करते हुए ये नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल के थ्रू बहती है और बाद में ये हमारे विशाल गंगा रिवर सिस्टम का ही हिस्सा बन जाती है। आगे चलकर वेस्ट बंगाल में श्यामपुर के पास ये हुगली नदी में मर्ज हो जाती है। अब इस टेबल के पॉइंट्स को ध्यान से समझिए। हिस्टोरिकली दामोदर नदी को बंगाल का शोक या सॉरो ऑफ बंगाल का टैग मिला हुआ था, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के मैदानी इलाकों में भयंकर बाढ़ ले आती थी। लेकिन अगर हम इसका इकोनॉमिक एंगल देखें तो इस रिवर बेसिन में सबसे बेहतरीन और रिच कोयले के भंडार मौजूद हैं और यही कोयला पूरे ईस्टर्न इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को चलाता है। नदी की सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज के नाम बिल्कुल रट लीजिए: बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया। एग्जाम्स में मोस्टली यही नाम स्टेटमेंट्स में देकर आपको कंफ्यूज किया जाता है। मूविंग ऑन, हमारा पांचवा टॉपिक जुड़ा है इंटरनेशनल लॉ से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी कहते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने फिलीपींस के एक सेनेटर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। आईसीसी की ये बेसिक टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसकी स्थापना 1998 के रोम स्टैट्यूट के तहत की गई थी, लेकिन इसने टेक्निकली काम करना शुरू किया 1 जुलाई 2002 को। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पहलू ये है कि आईसीसी सिर्फ उन्हीं अपराधों पर एक्शन ले सकती है जो 1 जुलाई 2002 के बाद कमिट हुए हों। एक और पॉइंट, आईसीसी राज्यों या देशों पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स पर मुकदमा चलाती है जिन्होंने नरसंहार या युद्ध अपराध जैसे बड़े जुर्म किए हों। इसकी संरचना देखिए। आईसीसी में 18 जजेस की बेंच होती है। हर एक जज को 9 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और सबसे ज़रूरी टर्म ये है कि उनका ये टर्म नॉन रिन्यूएबल होता है, यानी उन्हें दोबारा उस पोस्ट पर नहीं चुना जा सकता। अब आती है सबसे क्रूशियल डिटेल, जो हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है क्योंकि भारत ने रोम स्टैट्यूट पर साइन नहीं किए हैं। और हम अकेले नहीं हैं, यूएसए, चाइना और रशिया जैसे बड़े ग्लोबल प्लेयर्स भी इसके मेंबर नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईसीसी तभी बीच में आती है जब किसी देश की अपनी नेशनल कोर्ट्स किसी अपराधी को सजा देने में फेल हो जाएं, और ये सभी पावरफुल देश अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी फैक्ट एक्सट्रैक्शन सेगमेंट पर, तुंगभद्रा डैम। और इसके ठीक बाद हम आज का अपना डेली एमसीक्यू भी टैकल करेंगे। तुंगभद्रा डैम को पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये कर्नाटका के होस्सैपेट में स्थित है। अभी रिसेंटली इसके सभी 33 क्रेस्ट गेट्स को रिप्लेस किया गया है। जब ये 1953 में बना था तब ये तत्कालीन हैदराबाद राज्य और मद्रास प्रेसिडेंसी का जॉइंट प्रोजेक्ट था, और आज ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश संभालते हैं। इस मैसिव डैम की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 101 टीएमसी फीट है, जो वहां के इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए लाइफलाइन है। तुंगभद्रा नदी आपस में तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से बनती है। और सबसे तगड़ा फैक्ट ये है कि तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है। ये डिटेल नोट करके हाईलाइट कर लीजिए। तो चलिए आज जितना भी डेटा हमने अभी कवर किया है उस पर आधारित एमसीक्यू देख लेते हैं। प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी किस प्रमुख नदी प्रणाली की सबसे बड़ी सहायक नदी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी महानदी। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। अगर आपने ठीक पिछली स्लाइड ध्यान से सुनी है तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा, और सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कृष्णा नदी। ऐसे ही प्रिसाइज डिटेल्स एग्जाम्स में आपको बाकियों से आगे रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।